जेलेंस्की अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है, हम रूस का विरोध जारी रखेंगे। जेलेंस्की कितना ज्यादा अपनी कंडीशन को सेल करेंगे? जेलेंस्की ने यूक्रेन को वहां पहुंचा दिया है जहां यूक्रेन के पास अपने को डिफेंड करने के लिए दूसरे के सामने कटोरा फैलाने के लायक और कोई स्थिति बची नहीं है। एक पाकिस्तान है जो देश चलाने के लिए कटोरा फैलाता है, यहाँ देश की रक्षा करने के लिए एक प्रेसिडेंट कटोरा फैला रहा है। उसने अपने देश को इतना मजबूत किया ही नहीं कि वो देश खुद खड़ा रह पाए। आज जो स्थिति है, सुमित एकदम सही कह रहे हैं, और जो चर्चा से निकल कर आ रहा है, ये सब कुछ यूरोपियन और अमेरिका जो ताना बाना है नाटो का, उसके चलते यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। मेजर जनरल जेके बंसल, क्या इसका कोई हल आपको दिखता है, या फिर मैं ये कहूं कि आर्टिलरी के साथ एडवांस करने की रूस की कोशिश अब इशारा इस बात का दे रही है कि अब फाइनल असॉल्ट ज्यादा देर नहीं है, शायद वो हो चुका है जहां जिससे ज्यादा आप ड्रैगन या किसी बड़े जानवर को परेशान कर सकते हो? देखिए, आर्टिलरी का या ग्राउंड जो फोर्सेस का है, वो तो ये है कि जो कब्जा करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अभी आप ये देखिए, बेसिक चीज क्या है कि जो यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन के अंदर डेमोक्रेसी है, रशिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। अब बार बार जो संजीव जी ने भी जो कहा है कि ये जो रशिया की एक महत्वाकांक्षा है कि दोबारा वो उसको यूएसएसआर बना दिया जाए, उस कारण से ये युद्ध हुआ। मैं बार बार ये कह चुका हूं, अगर नेटो की ही बात थी कि यूक्रेन को उसमें शामिल करने की, तो यूक्रेन के बाद में जो है शामिल हुए हैं स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड का भी जो एरिया, जो बॉर्डर है, वो रशिया के साथ में है, तो वहां पे भी फौजें ले जाई जा सकती हैं। तो उनको धमकाया जरूर रशिया ने, लेकिन उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया। और जो ये नेटो है वो उनको लेना चाहता था, स्वीडन और फिनलैंड को, तो जो ऑब्जेक्शन उठाया था तुर्की ने, उसको भी उन्होंने दरकिनार करा दिया। जबकि जो यूक्रेन है वो बहुत समय से कोशिश कर रहा था, उसको उसमें नहीं लिया गया। तो बात यह है कि ये जो युद्ध है सारा रशिया ही जिम्मेवार है इसका, रशिया ने इसको भड़काया है। और इसमें जो है, जो ये नेटो वाली बात है, क्योंकि कई बार जो जब अफगानिस्तान से फौजें हटी थी, तो खुद मैक्रोन साहब ने ये कहा था कि अभी नेटो ब्रेन डेड हो गया है। और नेट जो 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 प्रेसिडेंट हैं जो फ्रांस के, वो गए थे पुतिन साहब के पास में युद्ध को ना कराने के लिए। और चांसलर भी गए थे जर्मनी के उस समय। और देखिए रशिया का और जो यूरोप का कितना अच्छा बिजनेस था, सारी गैस वहीं से आती थी। कोई जी। युद्ध के या उसमें किसी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कोई वर्चस्व की लड़ाई, वो तो बिजनेस कर रहे थे। ये तो सारा मामला वहां से शुरू हुआ है। एक्सरसाइज के नाम पे जब रशिया ने अपनी फौजें वहां पे मूव कर दी और अपना ये दिखा लिया कि पहले हमने जो है क्रीमिया को ले लिया, यूक्रेन को ले लेंगे, जो बेलारूस और जो बाकी कंट्रीज हैं वो उनके साथ में उनकी कठपुतलियां हैं। यहाँ पे भी वो चाहते थे कि भाई कठपुतली सरकार हो जाएगी, जो कि नहीं हुई। और ये हालांकि जो जेलेंस्की ने उस बात को नहीं समझा और अपना विध्वंस करा लिया, लेकिन वो उस बात के लिए सोचने लगे कि भाई ठीक है, जनता भी उनके साथ में है। अगर कई बार ये हुआ कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, लेकिन उनको नहीं हटाया गया, तो जनता उनका साथ दे रही है। अगर जनता साथ नहीं दे रही देती तो अब तक उखाड़ के फेंक दिया जाता। अगर रशिया ने कब्जा कर भी लिया कुछ कुछ जो है रीजन पे, तो वहां पे एक कोई शांति नहीं रह सकती, क्योंकि वो जो वहां की जनता ही नहीं चाहती कि रशिया आके उनके ऊपर कब्जा करे। तो कब्जा या इस तरह की जो ऑक्यूपेशन है तब तो होते हैं कि भाई हम्म। वहां की जनता भी ये चाहे तो हम्म। हो जाता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से अभी इसका क्या हश्र होगा। और युद्ध में एक बात हो जाती है कि उसका क्या अंजाम है वो नहीं सोचता कोई भी। डी एस्केलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ईगो हो जाती है कि हमको हटना नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे एग्जैक्टली। उसका अंजाम कुछ भी हो। तो अब स्थिति एग्जैक्टली। ऐसी आ गई है कि जो अपनी तरफ से सब आप कुछ आप रशिया एकदम सही कह रहे हैं सर, एस्केलेट करना बहुत आसान है।